सो बच्चे लोग सब प्रोसेसेस के पढ़ने के बाद बेटा आज हम देखने वाले हैं आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए हमने अभी तक जीरोथ लॉ देखा, फर्स्ट लॉ देखा, फर्स्ट लॉ के बाद हमने टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस देखे, उसके अंदर क्या सारी कहानी रहती वो पूरा डिटेल में हमने देखा। नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा एक्चुअली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ना वो आपको नेचर के बारे में बताता है, एक नेचर के रूल के बारे में। देखिए बहुत सिंपल सा एक नेचुरल लॉ है। क्या नेचुरल लॉ है कि कोई चीजें हो सकती है अपने आप से, तो कोई चीजें अपने आप नहीं हो सकती। ये क्या दिखा रहा है बेटा, धीमे धीमे सुनते जाओ सब समझ आएगा। इट शोज द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। स्पॉन्टेनिटी का मतलब बेटा कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका क्या मतलब होता है सर, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब बच्चा लोग स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऐसी प्रोसेसेस जो अपने आप शुरू हो जावे, है ना। जैसे कि मान लीजिए पानी का गिरना, झरना बह रहा है ना बड़ा, झरना बह रहा है अपने आप पत्थर पे गिर रहा है। क्या इसका उल्टा प्रोसेस पॉसिबल है? क्या पानी अपने आप से पत्थर से टकरा के वापस ऊपर जा सकता है? नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब जो अपने आप हो सकती है, नेचुरली हो सकती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस जिसको हमें कराना पड़ता है, जिसमें वर्क डन जरूरी है। इसमें ऐसा हो सकता है स्पॉन्टेनियस में बेटा कि आप खाली उसको प्रमोट कर दो, शुरू कर दो, फिर वो अपने आप होती रहेगी। जैसे बेटा आप लोग स्कूल में करते हैं, स्कूल में अगर क्लास में मस्ती हो रही है तो बस हो रही है, अपने आप हो रही है, उसे रोकने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। या अगर मस्ती नहीं भी हो रही है तो किसी कोई एक बच्चा अगर कुछ ऐसा कमेंट पास कर देगा, गुली गुली बुली बुली कुछ कमेंट पास कर देगा, पूरी क्लास शुरू हो जाएगी, है ना। सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है, जैसे ही चिंगारी मिली अपने आप मस्ती शुरू। लेकिन उस मस्ती को रोकने के लिए टीचर को चिल्लाना पड़ता है, डांटना पड़ता है, पीटना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। बड़ा बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके ना, बहुत सारे एग्जाम्पल। देखो एक और एग्जाम्पल बताता हूं चलो ये वाला ले लेते हैं। बड़ा सपोज करो कि मेरे पास दो बॉडी है, ठीक है। एक का टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का टेम्परेचर है मान लो 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमको पता है कि हीट यहां से यहां फ्लो होगी, बीच में कंडक्टर है, सारे कंडक्टर की कहानी है। सो वी नो दैट कि हीट यहां से यहां फ्लो होगी, यानी आफ्टर सम टाइम सिचुएशन कैसी होगी बेटा, दोनों पे सेम टेम्परेचर हो जाएगा। कह देते कि चलिए अभी 35 हो गया, कुछ भी हो सकता है, अभी हम 35 लेके चल रहे हैं। अच्छा क्या ये होने के बाद क्या वापस हीट अपनी जगह पे पहुंचेगी? क्या इसका रिवर्स अपने आप से पॉसिबल है? नहीं, आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी, वर्क डन करना पड़ेगा, जिससे आप यहां से वापस ओरिजिनल पोजीशन पे जा पाए। मतलब बेटा सेकंड लॉ यही कह रहा है, बता रहा है। देखो हमने फर्स्ट लॉ में क्या देखा था कि Q इज इक्वल टू W प्लस यू, यही देखा था हमने, Q इज इक्वल टू W प्लस यू। बेटा ये एक रूल है कि जब भी आप हीट देंगे तो थोड़ी सी हीट वर्क डन में चली जाएगी और बाकी की हीट इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी। लेकिन यार प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट लॉ ये नहीं बता रहा कि कौन सी प्रोसेस होगी या कौन सी प्रोसेस नहीं होगी। फर्स्ट लॉ ये जरूर बता रहा है कि जब भी प्रोसेस होगी तो ये रूल फॉलो होगा, डन। लेकिन कब? भाई आप जब भी क्रिकेट खेलेंगे तो क्रिकेट के रूल है कि पीछे से जाएगा तो वाइड होगा, ऊपर से नो बॉल होगा, लाइन के बाहर से अगर आपने बॉल डाला तो नो बॉल हो जाएगा, रूल है। लेकिन क्रिकेट कब खेलना है? सर हमको तो जब टाइम मिलता है हम खेल लेते हैं, है ना भाई। क्रिकेट एक प्रॉपर टाइम पे ही खेलना है, समझ आ रहा है आपको। सो सेकेंड लॉ ये बता रहा है कि कोई भी प्रोसेस जब होगी, प्रोसेस होते समय ये वाला रूल 100% फॉलो होगा, 100%। लेकिन वो प्रोसेस कब होगी और कब नहीं होगी, या कौन सी प्रोसेस होगी और कौन सी प्रोसेस नहीं पॉसिबल, ये बता रहा है
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बड़ा इसके स्टेटमेंट की बात करूं, इसके स्टेटमेंट देखो ये सारा तो एग्जाम्पल से, बड़ा अनगिनत एग्जाम्पल दे सकते हैं, अनगिनत। प्लांट का पत्ता जब मुरझा जाता है तो अपने आप से टूट जाता है, क्या वो अपने आप से जाके फिर से ग्लो कर सकता है, चिपक सकता है? रिवर्स पॉसिबल ही नहीं है। नेचर कह रहा है कि बच्चा तुम एक डायरेक्शन में चल सकते हो लेकिन वापस तुम नहीं आ सकते, ये नेचर कह रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली नेचुरल लॉ है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट कैसे दिया जाता है? देखो बच्चा, इसका स्टेटमेंट हम जो भी लिखेंगे देखेंगे, उसको सिर्फ लर्न नहीं करना है बेटा, उसको फील करना है। जब तक दिल को छूना जाए ना तब तक वो लॉ पढ़ने की मजा नहीं आएगी। सो क्या है? ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड, all work can be converted into heat, but all heat cannot be converted into work। बच्चा जरा ध्यान से सुनो, अभी इसके आगे हमें बेटा हीट इंजन पढ़ना है। सो हीट इंजन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, समझो जरा। हीट इंजन का मतलब जो आप गाड़ियों में यूज करते हो। ठीक है, अभी देखते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। आप जो जितना भी वर्क डन करेंगे उन सभी से हीट में आप उसको बदल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बेटा मैं अपने हाथ घिस रहा हूं और घिस रहा हूं, जैसे स्पीड बढ़ाता जाऊंगा यहाँ की हीट बढ़ती जाएगी। यस और नो? यानी मैंने वर्क डन किया और यहाँ की हीट इंक्रीज हुई। लेकिन बेटा क्या उसका उल्टा पॉसिबल है? मैं काम करो, मैंने अपने हाथों को ऐसे वो जलते हुए गैस के ऊपर रख लेता हूं, जल जाएंगे मुझे पता है, बट अभी उसको भूल जाओ। मान लो कि हाथ नहीं जल रहे हैं, मैं अगर हाथ को किसी बर्नर के ऊपर, किसी आग के ऊपर रखूंगा, क्या हाथ ऑटोमेटिकली ऐसे करना शुरू हो जाएंगे? हमें पता है नहीं भाई। आप अगर कैंडल लगाओ, यहाँ पे कैंडल जलाओ, तो क्या हाथ अपने आप मोशन करेगा? हिलता है क्या? नहीं हिलता, वो जलना शुरू होता है। इसका मतलब आप जो हीट दे रहे हैं आप उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नेचुरली तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, किसी मशीन के थ्रू आप नॉन स्पॉन्टेनियसली उसको कर सकते हो। नॉन स्पॉन्टेनियसली मतलब वर्क डन करवा के, कुछ काम करवा के, कुछ प्रोसेस से, कुछ किसी चीज की मदद से आप उसको कर सकते हो, बट नेचुरली अपने आप नहीं कर सकते। देखिए हम हाथ ऐसे घिस रहे हैं तो हीट अपने आप हो रही है। क्या हीट जनरेट करने के लिए हमने कुछ डाला अंदर? नहीं ना, हमने तो सिर्फ वर्क डन किया, सिर्फ वर्क डन किया। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो बच्चा ये है आपका फर्स्ट लॉ और इसी पर डिपेंड है हीट इंजन। चलिए आए देखते हैं। सो हीट इंजन बच्चा, एक्चुअली हीट इंजन क्या है? एक तरह की मशीन है, एक तरह की मशीन है जो कि हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करवाती है, हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कराती है। अब इसमें होता क्या है, बड़ा एक सोर्स रहेगा, सोर्स मतलब जहां से हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे बेटा आपने वो स्टीम इंजन देख रखा होगा, कोई पिक्चरों में, जुने समय में जो ट्रेन में यूज होता था, कोयला डालते थे, कोयले को जलाते थे तो कोयले में से हीट प्रोड्यूस होती थी और गाड़ी चलती थी, देखा हुआ ना टीवी में। सो वैसे कोई सोर्स होगा, फिर बेटा उस हीट को एब्जॉर्ब करने वाली एक मशीन होगी जिसको हम कहते हैं इंजन, है ना। आप सभी ने इंजन वर्ड तो सुन रखा है, कोई भी गाड़ी हो। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं मेरी साइकिल का इंजन बहुत पावरफुल है। सो ये इंजन क्या करेगा, यहां से निकलने वाली हीट को यूज करेगा। कह देते हैं बेटा कि इसका टेम्परेचर T1 है और यहां से निकलने वाली हीट Q1 है, और इसके वजह से जो भी वर्क डन हो रहा है उसे हम कह देते हैं W। अब बच्चा नेचर क्या कह रहा है, आप जितनी भी हीट दे रहे हैं आप उसको 100% वर्क डन में तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। आई रिपीट, कोई भी हीट इंजन बेटा दुनिया में ऐसा हीट इंजन पॉसिबल ही नहीं है जो 100% हीट को वर्क डन में यूज कर सके। सो अगर आप में से कोई सोच के चल रहा था कि भाई हीट इंजन बनाऊंगा या मैं तो ऐसी गाड़ी बनाऊंगा जो 100 का माइलेज देगी, सो आज आपका सपना यहां पर चूर चूर होता है। सोचा होगा ना, देखो आप लोग, आप
मैंने भी सोचा था बचपन में कि यार ये क्यों माइलेज इतनी कम होती है, मैं अच्छा वाला इंजन बनाऊंगा, बट जब पढ़ा मालूम पड़ा कि वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैंने वहाँ पे सोचना ही बंद कर दिया। एंड ये बड़ा ये सच है, बड़े बड़े साइंटिस्ट कह गए हैं कि आप जितनी भी हीट मिल रही है उसको 100% वर्क डन में यूज नहीं कर सकते। बेटा आप जब गाड़ी चलाते हो तो आपकी गाड़ी गर्म हो जाती है ना, बाइक वगैरह में साइलेंसर होता है बहुत गर्म हो जाता है, इंजन बहुत गर्म हो जाता है। सो ये गर्म क्यों हो रहा है? बिकॉज जितनी भी हीट इंजन को मिल रही है उसमें से कई सारी हीट वेस्ट हो रही है, कई सारी हीट वेस्ट हो रही है। सो हम कह देंगे कि इसमें से Q2 हीट चली गई, कहां पे चली गई बेटा? सिंक में। सिंक में, सिंक का जनरल मीनिंग क्या होता है बेटा? वो जो वॉश बेसिन होता है ना, वॉश बेसिन का वो पार्ट जिसमें पानी जाता है, वेस्ट पानी, उसको हम सिंक कहते हैं। अब हमारे गाड़ियों में या इंजन में क्या होता होगा बेटा? जो उसकी सरफेस है, जो भी बॉडी पार्ट्स है, वो सारी सिंक है। जो जो बॉडी पार्ट गर्म हो रही है वो सारी की सारी सिंक है, वहां पे वेस्ट हीट चली गई। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2? देखो ये क्या है? एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वर्क डन क्या है? एनर्जी है। यानी कि जितनी एनर्जी यूटिलाइज हुई वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं बेटा कि Q1 में से थोड़ी हीट चली गई वर्क डन के लिए और बाकी की हीट हो गई वेस्ट, है ना? जितनी आपने दी थोड़ा वर्क डन हो गया और बाकी की वेस्ट हो गई। सो यहां से वर्क डन क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2। समझ आ रहा है? अब बच्चा लोग अगर मुझे इसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी हो, ये जो हीट इंजन है बेटा, ये हीट इंजन आपके हर व्हीकल्स में यूज हो रहा है, चाहे वो एक्टिवा बाइक हो, स्कूटर कार हो, ट्रक हो, कोई भी हो, हर किसी में ये इंजन यूज होता ही होता है। सो बेटा अगर इसकी मुझे एफिशिएंसी निकालनी, बेटा एफिशिएंसी मतलब वही माइलेज या एवरेज जिसको आप कॉमन भाषा में बोलते हैं। एफिशिएंसी इसको डिनोट किया जाता है बेटा ईटा से, ठीक है? कैसे दिया जाएगा? कोई भी चीज की एफिशिएंसी निकालनी हो तो बेटा उसका रहता है रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, और अगर मान लो उसको मुझे परसेंटेज में निकालना है तो मैं इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब हमारे केस में बेटा आउटपुट क्या है? आउटपुट है ये वर्क डन। सो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैसे देंगे? वर्क डन अपॉन इनपुट। बेटा इनपुट क्या है? इनपुट ये हीट है, सो Q1 इंटू 100। अब बेटा क्या वर्क डन को मैं Q1 माइनस Q2 बोल सकता हूं? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। परसेंटेज निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज खाली फ्रैक्शन में भी आप आंसर ला सकते हो। अच्छा, क्या इसके लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा Q1 बाय Q1 माइनस Q2 बाय Q1 इंटू 100? बोलो सही है? अब ये क्या हो जाएगा? कट के 1, सो 1 माइनस Q2 बाय Q1 इंटू 100। क्लियर? सो ये आ गई एफिशिएंसी। अब बेटा क्यों, देखो हीट इंजन क्यों 100% एफिशिएंसी नहीं दिखा सकता, इसका रीजन देखो आप लोग। बच्चा लोग अगर मुझे एफिशिएंसी पूरी चाहिए, पूरी चाहिए मतलब यहां पे 100% आंसर आना चाहिए, मतलब बेटा Q2 0 हो जाना चाहिए। देखो अब मुझे क्या करना है, अगर n को 100% लाना है तो Q2 की वैल्यू कंपलसरी 0 होनी चाहिए। Q2 शुड बी 0। बेटा Q2 शुड बी 0 होगा, देखो Q1 तो 0 हो नहीं सकता, वो तो हमको हीट मिल रही है। अब Q2 0 होगा तो एक चीज सोचो बेटा, ये फ्रैक्शन रहेगा नहीं। अब कोई भी चीज देखो, कभी भी नेचर में हीट वेस्ट ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हीट थोड़ी तो वेस्ट होगी ही होगी, इसीलिए Q2 कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर हमने कहा कि बेटा इसकी एफिशिएंसी 100% पॉसिबल है नहीं। सपोज बेटा कि इसकी एफिशिएंसी 100% पॉसिबल होती, व्हाट आई एम सेइंग, क्या सपोज करो बेटा कि इसकी एफिशिएंसी 100% पॉसिबल है, इसका मतलब क्या होगा कि बेटा सोर्स
कोई भी टेम्परेचर पे होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये T2 टेम्परेचर था, सो हीट फ्लो हो रही है, यहाँ पे ऑब्वियसली T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा। बट अगर ये 100% है, मतलब ये तो है ही नहीं, मतलब हीट फ्लो ही नहीं कर रही है। इसका मतलब बेटा कि सोर्स कोई भी टेम्परेचर पे हो, एट एनी टेम्परेचर हम उससे हीट निकालेंगे, इंजन को देंगे और हमारा इंजन काम करेगा। ये तो वही बात हो गई बेटा कि एक जहाज, शिप जो पानी में चल रहा है, पानी में से हीट उठाओ और उसको दे दो और जहाज अपने आप चलता रहेगा। पॉसिबल है क्या? या एक काम करते हैं बेटा, गाड़ी है ना, गाड़ी को आप जमीन पे घिसो, जमीन पे घिसोगे हीट मिलेगी और गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा चलता रहता चलता रहता चलता रहता है, हो सकता है ऐसा? नॉट पॉसिबल। इसीलिए हमने कहा कि कोई भी हीट इंजन, दुनिया का बेस्ट से बेस्ट हीट इंजन भी हो ना, वो 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकता। बेटा आगे जाके हमें देखना है अभी कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल मतलब एक ऐसा हीट इंजन जो कि 100% एफिशिएंसी दे रहा है। एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो हम देखेंगे हमारे अगले लेक्चर में। ठीक है बच्चा लोग, पहले यहां तक आपको जो नोट डाउन करना है फटाफट करिए, फिर आगे क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग। अब बच्चा लोग, हीट इंजन के अंदर क्या रहता है, एक ऐसा कंटेनर रहता है, सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, उसके अंदर यहां पे एक पिस्टन फिक्स किया जाता है। क्या चीज? पिस्टन। बेटा आप लोगों ने अभी एडवर्टाइजमेंट जो आती है ना, वो किसी ऑयल की, उसके ना देखा होगा ऐसे कोई चीज ऊपर नीचे हो रही है फटाफट, देखा है एडवर्टाइजमेंट में? वो पिस्टन होता है और इंजन के अंदर सच में ऐसी चीज रहती है। और यहां पे क्या होगा बेटा, कोई ना कोई गैस रहेगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्किंग फ्लूइड। वर्किंग फ्लूइड बेटा, ये फ्लूइड गैस भी हो सकती है या लिक्विड भी हो सकता है। हमारे केस में ये पेट्रोल होता है, डीजल होता है, वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, इसको कंप्रेस किया जाएगा और इससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। मान लो कि ये हमारा टायर है, ये हमारा व्हील है, इससे इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब होगा क्या बेटा, पहले समय में फर्स्ट प्रोसेस में ये बाहर आएगा, ये बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये इसको ऐसे घुमा रहा है। बेटा अगली बार में क्या होगा, देखो इसमें हमको देखना है वन साइकिल, के वन साइकिल क्या होती है। वन साइकिल का मतलब है कि बेटा एक बार ये बाहर आएगा, फर्स्ट टाइम में गैस एक्सपांड होगी और सेकंड टाइम में बेटा यही गैस को कंप्रेस करेगा। पहले क्या हो बेटा, पहले हमने इसको हीट दी। एक्चुअली इतना डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं बेटा। यहां है ना कहीं से एक ऐसा, देखो यहां से ना हम लोग चिंगारी लगाएंगे और जैसे चिंगारी लगाएंगे पेट्रोल का थोड़ा सा हिस्सा जलेगा। जलने की वजह से बेटा ये चीज एक्सपांड होगी। एक्चुअली ये यहां से पेट्रोल आएगा, यहां से चिंगारी आती है। जैसे ही वो आएगा वो जलेगा। बेटा पेट्रोल के जलने से हीट निकली, हीट की वजह से ये जो वर्किंग फ्लूइड है, जो कोई गैस होगा, वो गैस एक्सपांड करेगी। जैसे ही वो एक्सपांड करेगी ये पिस्टन बाहर चलेगा। बेटा ये बाहर चलेगा तो ये टायर को घुमाने का काम करेगा, ऐसे ऐसे घुमाएगा। ठीक है, अब ऐसे घुमा दिया, अब होगा क्या बेटा, एक बार तो ये यहां तक आ गया, अब दोबारा तो पीछे जाएगा। देखो एक बार ये आगे आया, अब टायर के साथ साथ वापस पीछे जाएगा, है ना। एक यार आप सोचो ना, ये चीज ऐसी है, ये पहले आगे गया, फिर ऐसे करके फिर वापस पीछे आया, मतलब ये एक बार आगे जा रहा है और एक बार वापस पीछे आ रहा है। तो बेटा जब भी पीछे आएगा तो ये गैस को फिर से कंप्रेस करेगा और इस समय ये पूरे को हम कहते हैं वन साइकिल। ये बेटा अगर आपने कभी सुना हो वन स्ट्रोक, ये है वन स्ट्रोक भी कहते हैं। आपने किसी बॉयज ने आपने से सुना होगा वन स्ट्रोक इंजन, टू स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन। आपके 4 गियर होती है, 5 गियर होती है, 2 गियर होती है ना। स्ट्रोक मतलब क्या, गियर। भाई 4 गियर की गाड़ी है, 5 गियर की गाड़ी है, सो वो क्या है, इट इज नथिंग बट द स्ट्रोक। ठीक है बच्चा लोग, सो हीट इंजन बेसिकली बस इसी तरीके से वर्क करेगा। जब हम कार्नोट साइकिल देखेंगे तो उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बच्चा लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उसी क्वेश्चन पे बेस्ड 2013 जेडब्ल्यू मेंस में क्वेश्चन आया था। जेडब्ल्यू का क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए बेटा हमको एक ग्राफ दिया हुआ था
P वर्सेस V का, और ये यहां पे एक स्क्वायर दे रखा था, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ दे रहा था हमको, ये A B C एंड D। यहां पे हमको दे दिया बेटा प्रेशर P नॉट, सॉरी वॉल्यूम V नॉट, और यहां पे वॉल्यूम दे दिया 2V नॉट। सिमिलरली यहां पे प्रेशर दे दिया P नॉट और यहां पे दे दिया 2P नॉट। अब हमको बोला गया है फाइंड हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन फॉर ABCD, मतलब 4 प्रोसेस हो रही है बेटा। देखो यहां पे एक्चुअली 4 प्रोसेस हो रही है, इन चारों प्रोसेस के लिए हीट भी फाइंड करनी है, वर्क डन फाइंड करना है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें ढूंढनी है, ठीक है, इतना काम करना है। एक काम करते हैं, पहले हम इंटरनल एनर्जी देख लेते हैं एंड यहां पे हीट देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ रहा है आप लोग को क्या बोला गया है? सो पहले हम देख लेते हैं A से B के लिए, B से C के लिए, C से D के लिए और D से A के लिए। ओके, अब बच्चा लोग हमें पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी की फॉर्मूला रहती है QCV डेल्टा T, यस और नो। और इसके अंदर भी अच्छा हमको एक ये भी बोला हुआ था कि फॉर 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, हमको क्वेश्चन में बोल रखा है कि 1 मोल, सही है? नहीं, यहां पे N आता था ना, NCV डेल्टा T, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो यहां पे N आता था। पक्का? यस। सो बच्चा N क्या हो जाएगा? N तो 1 है, CV मतलब क्या होता है? 3/F/2 R डेल्टा T, है कि नहीं बच्चा? मोनो एटॉमिक है तो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहती है, मतलब ये क्या हो जाएगा 3/2 R डेल्टा T। अब बच्चा पहले हम बात करेंगे A से B के लिए। अब यहां का टेम्परेचर और यहां का टेम्परेचर चाहिए, प्रॉब्लम है। जरा देखो ध्यान से बेटा, इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। आपने पढ़ रखा है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पढ़ रखा है आपने? पक्का? अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां का प्रेशर P नॉट, V नॉट, T नॉट, मैंने टेम्परेचर को यहां पे T नॉट ले लिया, तो यहां आते आते अगर प्रेशर डबल हो गया है तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, बिकॉज दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ये इंक्रीज करेगा उतना ही ये भी इंक्रीज करेगा, यानी यहां पे बेटा P नॉट, V नॉट और 2T नॉट हो जाएगा, सॉरी 2P नॉट 2V नॉट, नहीं सॉरी V तो उतना का उतना रहेगा ना, ये V नॉट, ये यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V नॉट उतना का उतना ही। देखो वापस सुनो बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए जितना वॉल्यूम इधर था उतना ही वॉल्यूम इधर भी है। प्रेशर यहां से यहां में डबल हो गया, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो टेम्परेचर भी यहाँ पे डबल हो जाएगा। अब मैं यहां से यहां की बात करता हूं बेटा, यहां से यहां में क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट। आइसोबैरिक प्रोसेस है बेटा, आइसोबैरिक प्रोसेस में आपने पढ़ रखा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चार्ल्स लो, बॉयल्स लो, गै-लुसेक लो, सब पढ़ रखा है ना आपने। सो अब बेटा यहां से देखो, यहां पे वॉल्यूम था V नॉट, इधर वॉल्यूम कितना हो गया बेटा 2V नॉट। कहां लिखो या अंदर लिख लेता हूं, वॉल्यूम कितना हो गया 2V नॉट। इसका मतलब अगर वॉल्यूम यहां से यहां डबल हो गया है तो टेम्परेचर भी यहां से यहां में डबल हो जाएगा। सो 2T नॉट था तो यहां आते आते 4T नॉट हो जाएगा, डबल हो जाएगा। पहले यहां से डबल हुआ फिर यहां से डबल हुआ। और प्रेशर कितना होगा बेटा? प्रेशर तो कांस्टेंट है तो 2P नॉट, जितना प्रेशर इधर उतना ही प्रेशर इधर। बोलो सही है? अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है बेटा? इसमें देखो वॉल्यूम फिर से कांस्टेंट है, वॉल्यूम फिर से कांस्टेंट है, प्रेशर कितना दे रखा है P नॉट, वॉल्यूम कितना दे रखा है 2V नॉट। अच्छा, टेम्परेचर वापस ये वाला रूल फॉलो होगा। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, प्रेशर पहले 2P नॉट था, अब P नॉट है, यानी प्रेशर आधा हो गया, सो टेम्परेचर भी आधा हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो 4 का आधा 2, यानी कि ये हो जाएगा 2T नॉट।
यानी हमने चारों पॉइंट का टेम्परेचर देख लिया। सो बच्चा अब ए से बी डेल्टा टी कितना होगा, डेल्टा टी फाइनल माइनस इनिशियल 2T0 माइनस T0, यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 3/2R T0। यहां पे क्या हो गया बेटा 2 माइनस 1 1, ठीक है। सो इंटरनल एनर्जी कितनी आ गई 3/2R T0। बोलो यहां तक क्लियर, पक्का पक्का यहां तक क्लियर, आगे बढ़ूं, चलिए ठीक है। अच्छा बी से सी बड़ा बी से सी अगेन कितना हो जाएगा 3/2R डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या होगा 4T0 माइनस 2T0, तो ये आ जाएगा 2T0, 2 कट गया, क्या बचा 3/2, थोड़ा ऊपर से लिखो 3/2R 2T0, सो ये हो जाएगा 3/2 सॉरी 2 से 2 गया 3R T0। बोलो सही है, पक्का। अच्छा अब सी से डी तो उसका भी 3/2R डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना होगा 2T0 माइनस 4T, फाइनल माइनस इनिशियल, ये इनिशियल है ये फाइनल है, सो 2T0 माइनस 4T0, सो ये माइनस 2T0 आ जाएगा, ये 2 से 2 गया, क्या बचा माइनस 3R T0। बोलो सी है क्लियर। अच्छा अब डी से ए अगेन 3/2R डेल्टा टी, अब डेल्टा टी कितना है T0 माइनस 2T0, ये फाइनल है ये इनिशियल है, T0 माइनस 2T0 कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, सो माइनस 1T0, सो अल्टीमेटली माइनस 3/2R T0। बच्चा ये एक हमको साइक्लिक प्रोसेस दे रखी है, आप भी देख सकते हो ए से शुरू किया था घूम के वापस ए पे आ गए, साइक्लिक प्रोसेस है। बच्चा हमने पढ़ा था साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन ना होके स्टेट फंक्शन होता है, देखा था हमने ये भी देखा था कि कोई भी कंप्लीट साइकिल में इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होता है। क्या यहां पे हो रहा है देखो 3/2R0 माइनस 3/2R0 गया, प्लस 3R0 RT0 माइनस 3R0 गया, सो अल्टीमेटली ओवरऑल चेंज इन एनर्जी कितना हो रहा है 0। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा 0 रहेगी। अच्छा अब बेटा वर्क डन फाइंड करते हैं, गया ढक्कन कोई बात नहीं जान दो, वर्क डन पहले बेटा वर्क डन ए से बी, बच्चा ए से बी वर्क डन में वॉल्यूम कांस्टेंट है, हमको पता है कि वर्क डन की फॉर्मूला P डेल्टा V होती है, जनरली अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग रहती है, बट जनरली अगर मैं बात करूं तो P डेल्टा V, बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी कि वर्क डन 0, बिकॉज डेल्टा V 0 है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ये 0 तो वर्क डन 0। बेटा सेम यही चीज होगी CD के लिए, CD के लिए भी देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो यहां पे भी वर्क डन 0 आ जाएगा। अच्छा इसका वर्क डन देखते हैं कहां से B से C के लिए, तो B से C में बेटा देखो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कितना है 2P0 और डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम 2V0 माइनस V0, सो ये कितना हो गया V0, यहां से 2P0 V0। बोलो क्लियर है, पक्का। अच्छा अब देखो एक्चुअली ये वाला R और T में है ना, तो इसको भी R और T में लेके आते हैं। बेटा हमने पढ़ रखा है ये आइडियल गैस मान के चलना है, 1 मोल ऑफ आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, आइडियल गैस मान के चल रहे हैं। बच्चा लगे मिटाऊं शेलाई, ओके बच्चा हमको पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है, ठीक है। अगर यहां पे इस समय क्या मैं ऐसा कह सकता हूं P0 V0 इज इक्वल टू nRT नॉट, ये इनिशियल कंडीशन में हमेशा वही चीज फॉलो होगी। बेटा नंबर ऑफ मोल्स 1 है, P0 V0 इज इक्वल टू RT0, प्रेशर के बदले हम वहां पे RT0 बाय V0 कर लेते हैं, इधर RT0 बाय V0, सो V0 से V0 गया, क्या बचा 2RT0, ठीक है। समझ आया क्या किया हमने, V0 चला गया, सो बचा क्या 2RT0। अच्छा अब DA के लिए फाइंड करो बेटा, DA में वही प्रेशर कितना है P0 और डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम 2 - 1 नहीं सॉरी
ये फाइनल है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी नॉट माइनस 2 वी नॉट, ये कितना हो गया माइनस वी नॉट। बच्चा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली वी नॉट था, इनिशियली 2 वी नॉट था, सो फाइनल माइनस इनिशियल 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, देखो जब हम ये कर रहे हैं ना तो सिर्फ इस बारे में सोचो, इस बारे में मत सोचो, वरना कंफ्यूजन होगा कि पहले क्या था अब क्या किया। एक एक कदम चलते जाओ, एक एक कदम, और पिछले कदम को भूलते जाओ। ओके, सो इधर बेटा अगेन मैं पी नॉट के बदले लिख सकता हूं एन आर बाय एन आर टी नॉट बाय वी नॉट, एन तो 1 हो गया और ये माइनस वी नॉट कट, सो फाइनली कितना बचा माइनस आर टी नॉट। बोलो सही है बच्चा। वर्क डन एक पाथ फंक्शन होता है, यानी साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन 0 नहीं हो सकता। क्या यहां पे ऐसा हो रहा है? देखो ये 0 ये 0, 2 आर टी नॉट माइनस आर टी नॉट। एक बार पॉजिटिव, देखो हमने वही कहा था कि एक बार गैस एक्सपांड हुई यानी वर्क डन पॉजिटिव हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम, एक्सपांड होना, वॉल्यूम बड़ा होना, और दूसरे समय में वो कंप्रेस हुई। हीट इंजन का ये देखा था ना, दूसरे समय में वो कंप्रेस हुई। सो कंप्रेस मतलब वर्क डन नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये है वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये है वर्क डन बाय द सिस्टम। अब अच्छा सीधी सी बात है कि सिस्टम का वर्क डन ज्यादा होना चाहिए तो ही तो वो गाड़ी आगे बढ़ेगी ना, वरना गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। सो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा आर टी नॉट। देखो वर्क डन 0 नहीं है, वर्क डन इज नॉट 0। क्लियर? अब देखो यहां से मैं आपको एक चीज और बताऊं बेटा, जो महंगी गाड़ियां होती है ना, जिसकी स्पीड तेज होती है ना, 200 सीसी 300 सीसी, कहते हैं कि वो पेट्रोल बहुत खाती है। अब पेट्रोल खाएगी ही, बेटा जितना वर्क डन ज्यादा करना है, देखो आर तो कांस्टेंट है, अब हम बदल किसको सकते हैं, टेम्परेचर को। टेम्परेचर को बदलना है मतलब मुझे टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा रखना पड़ेगा, यानी कि हमने किया क्या, हीट बहुत सारी ली, हीट बहुत सारी लेंगे। अब बहुत सारी हीट लेंगे तो उसके लिए मुझे बहुत सारे पेट्रोल को जलाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? सो वर्क डन ज्यादा करना है, वर्क डन मतलब स्पीड, स्पीड बढ़ाई, टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा के लिए पेट्रोल को ज्यादा यूज करना पड़ा। डिस्टेंस तो उतना ही चले लेकिन पेट्रोल ज्यादा यूज हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि महंगी गाड़ी या स्पीड वाली गाड़ी की माइलेज हमेशा कम होती है। लो आ गया प्रूफ। देखो बच्चा लोग ये सब चीजें ना हम क्या करते हैं, फिजिक्स में ये चीजें बस देख लेते हैं, अरे यार ये क्या है, बहुत टफ है। अरे यार यही चीजें प्रैक्टिकली इसको जोड़ो आप, एक एक चीज फिजिक्स की प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं। सो ये जुड़ी हुई है, ये आपकी गाड़ियों से जुड़ी हुई है, कंपेयर करना सीखो उसको। समझ आ रहा है आपको? पक्का? आगे बढ़ूं? अच्छा अब बेटा क्यू फाइंड करना है, हीट। अब हीट का फाइंड करना है तो बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ रखी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इज इक्वल टू U प्लस W। सो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड किया तो बेटा इसका आ जाएगा 3/2 आर टी नॉट। इन दोनों को ऐड करो, 3 + 2 सही है ना, 3 + 2 5 आर टी नॉट। बेटा 3/2 को क्या मैं 1.5 लिख सकता हूं? 3/2 को देखो ये 3/2 + 0 था तो 3/2 को मैं 1.5 लिख सकता हूं। इन दोनों में इसको ऐड कर दिया तो 3 + 2 5 आर टी नॉट। इसको ऐड करो -3 आर टी नॉट। इन दोनों को ऐड करो 3/2 ने 1.5 1.5 और -1, ये माइनस नहीं है, माइनस है, हाँ माइनस है, सॉरी यस बरोबर है। सो बड़े ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1.5 ये -1, सो -2.5 आर टी नॉट। अब अच्छा रहेगा, ध्यान से सुनो ये क्या हुआ बेटा, देखो ये दोनों हीट प्लस है। हीट प्लस कब आती है, जब हीट गेन्ड बाय द सिस्टम। तो बच्चा हमारे केस में ये हो गया Q1, हीट इंजन में Q1 हीट दी जा रही है, तो कितनी हीट दी गई, इतनी हीट दी गई टोटली, और कितनी हीट वेस्ट हो गई, तो बच्चा इतनी हीट वेस्ट हो गई, यानी ये हो गया Q2। अब हमने एक और फॉर्मूला अभी भी देखा हीट इंजन के लिए, वर्क डन इज इक्वल टू Q1 - Q2। बेटा Q1 कितना है, 5 + 1.5 6.5 आर टी नॉट माइनस Q2 कितना है 3 2.5 यानी कि 5.5 आर
टी नॉट कितना हो गया, मेरे ख्याल से 1R टी नॉट हो गया। देखो वही आ रहा है भगदन। समझ आ रहा है हमने क्या किया? देखो यहां से हम ये कहना चाह रहे हैं कि बेटा एक्चुअली अगर आप कुछ हीट दे रहे हो, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया समझाने के लिए कि हीट इंजन का वर्किंग कैसा होता है। हीट इंजन के वर्किंग में आप ग्राफ कैसे भी ड्रॉ करो, उसमें आपको कुछ हीट गेन्ड होगी तो कुछ हीट लॉस भी होगी, कंपलसरी होगी। बिकॉज बेटा हीट इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस है, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, साइक्लिक प्रोसेस है। और साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कभी भी जीरो नहीं होता, लेकिन एक बार माइनस में हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ हीट लॉस हो रही है, कुछ ना कुछ हीट लॉस हो रही है। आप देख सकते हो कि 6.5 मिली और 5.5 चली गई, यानी मेरे ख्याल से लॉस बहुत ज्यादा है। और इसी कारण बेटा 100% एफिशिएंसी किसी की पॉसिबल नहीं है। अब बेटा JEE 2020 में यही क्वेश्चन आया था, सेम यही फिगर, और क्वेश्चन था व्हाट विल बी द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स। एक्सट्रैक्टेड मतलब लेना, कितनी हीट सोर्स से मिली थी बेटा, कितनी हीट मिली 6.5। हीट गेन्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, हीट गेन्ड। बेटा सिस्टम को हीट मिली, हीट कहां से मिली, सोर्स में से। सोर्स मतलब वो अपने पिस्टन के अंदर गैस ड्रॉ किया था ना, वो सोर्स कहलाता है, वहां से हीट मिली। सो इंजन को हीट कहां से मिली, यहां से कि, तो इसी को हम बोल देंगे हीट एक्सट्रैक्टेड बाय सिस्टम, या सॉरी बाय सोर्स। हीट एक्सट्रैक्टेड मतलब देना, हीट देना। सो जितनी हीट सोर्स देगा उतनी ही हीट इंजन लेगा, और इंजन थोड़ी सी हीट लॉस करेगा। कहां पे लॉस करेगा, सिंक में। सिंक मतलब वो सारी चीजें जो गर्म हो जाती है गाड़ियों में। समझ आया? सो सेम क्वेश्चन 2013 JEE मेंस में पूछा गया था। उसमें बस क्वेश्चन रहता था हाउ मच हीट एक्सट्रैक्टेड। समझ आया? सो बच्चे लोग आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे कार्नोट इंजन, एंड दैट विल बी अवर फुल एंड फाइनल लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। पढ़ते रहिए। थैंक यू।